एम्बर सिटी का निचला हिस्सा। रात का वक्त था। दूर से किसी सैक्सोफोन की उदास धुन आ रही थी। वहीं भट्टियों पर जलते हुए कोयले के चटकने की आवाज और बीच बीच में सुनाई देने वाली बच्चों की मासूम हंसी माहौल को खुशनुमा बना रही थी। ऊपर एम्बर सिटी का वो वीआईपी और अमीरों वाला हिस्सा था, जहां गगनचुंबी इमारतें बादलों को चीर रही थीं। हवा में नियॉन लाइट्स का समुंदर बह रहा था। करोड़ों की कार्स गुजर रही थीं। ऊपर की उस हवा में ही पावर, पैसे और अमीरी की एक बहुत ही भारी बदबू थी। लेकिन प्रकृति का एक कड़वा नियम है, हर चमकती हुई चीज की एक बहुत गहरी परछाई होती है। एम्बर सिटी की उस चकाचौंध के ठीक नीचे उसकी नींव में दबी हुई थी एक अंधेरी दुनिया। ये वो लोग थे जिनके पुरखे जमीन पर तब से रह रहे थे जब एम्बर सिटी बना भी नहीं था। लेकिन हंटर्स और रॉयल फैमिलीज के आने के बाद इन मूल निवासियों को कीड़े मकोड़ों की तरह शहर के सबसे निचले हिस्से में धकेल दिया गया था। यहाँ सूरज की रोशनी भी अमीर इमारतों से झनकर भीख की तरह पहुंचती थी। यहाँ की तंग घुमावदार गलियों में हमेशा एक अजीब सी सीलन और सस्ते कोयले के जलने की महक तैरती रहती थी। इन्हीं भूल भुलैया जैसी गलियों में तारा और ध्रुवांश एक लोकल मार्केट से गुजर रहे थे। ध्रुवांश ने एक ब्लैक रंग की ओवरसाइज्ड हुडी पहनी हुई थी, जिसका हुड उसने अपने सिर पर डाला हुआ था ताकि उसका चेहरा आधा अंधेरे में रहे। वो छोटा सा बाजार पीले रंग के सस्ते टिमटिमाते बल्ब्स और पुरानी लालटेनों से जगमगा रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो गरीबी से भरी जगह बहुत जिंदा और खूबसूरत लग रही थी। यहाँ ध्रुवांश की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत कोई खूंखार मॉन्स्टर के हथियार, खून से सने जादुई पोशंस या डीमन क्रिस्टल्स नहीं बिक रहे थे। यहाँ कोई पावर गेम नहीं चल रहा था। यहाँ एक बिल्कुल नॉर्मल दुनिया बसती थी, एक आम इंसानों वाला सुकून भरा माहौल। रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी थीं, जहां रोजमर्रा की चीजें बिक रही थीं। ताजा और ओस से भीगी हुई सब्जियां, औरतों के हाथ से बुने हुए ऊनी कपड़े, बूढ़े कारीगरों द्वारा बनाए गए छोटे छोटे खिलौने और लोहे की छोटी भट्टियों पर पकती हुई खुशबूदार मिठाइयां और मांस। ध्रुवांश ने अपने हुड के अंदर से अपनी गहरी नीली आंखों से उस जगह को बहुत ही सुकून और एक अजीब सी शांति से देखा। ध्रुवांश ने चलते हुए एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक ठहराव था। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं समय में पीछे किसी ऐसी पुरानी दुनिया में आ गया हूं जहां हंटर्स, जादुई हथियार और मारकाट का नामो निशान तक न हो। कितनी अजीब बात है ना तारा। मैं महसूस कर सकता हूं कि वो सामने सब्जी बेचने वाला दुकानदार भी एक हंटर, भले ही कमजोर है, फिर भी इस पूरी मार्केट में रत्ती भर भी कोई औरा या किलिंग इंटेंट नहीं है। कोई किसी की जान का प्यासा नहीं है। ये सुनकर तारा, जो ध्रुवांश के 2 कदम आगे चल रही थी, ठिठक कर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर ध्रुवांश को देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्राउड लेकिन हल्की सी दर्द भरी स्माइल थी। ये सब यहीं इन अंधेरी और बदबूदार गलियों में पैदा हुए हैं। तारा ने अपनी नजरें उन दुकानदारों पर घुमाते हुए कहा, और यहीं बड़े भी हुए हैं। इन्हें बाहर की उस अमीरों की दुनिया के रूल्स, उनके घमंड या उनकी खूनी पावर पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ये किसी से रेस नहीं लगा रहे। ये बस दिन भर मेहनत करते हैं, 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाते हैं और रात को बिना किसी डर के चैन से सोते हैं। ध्रुवांश ने हाँ में सिर हिलाया। मैं देख पा रहा हूं कि ये लोग उस ऊपर वाली सोने की दुनिया में रहने वालों से कहीं ज्यादा सुकून में हैं। तारा आगे बढ़ी। वो इस बाजार की धड़कन जैसी थी। यहाँ का बच्चा बच्चा तारा को जानता था। वो चलते हुए हर दुकानदार से हंसकर मिल रही थी। अरे वकील अंकल, कैसे हैं? तारा ने एक सब्जी वाले को देखकर हाथ हिलाते हुए जोर से आवाज लगाई। वो सब्जी वाला, जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, उसने तारा को देखकर अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और बनावटी गुस्से वाली स्माइल लाते हुए कहा, बदमाश लड़की, तुझे कितनी बार बोला मेरा नाम रतन है, मुझे रतन अंकल बुलाकर। ये वकील वकील क्या लगा रखा है? तारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपनी जीभ चिढ़ाते हुए बोली, सॉरी सॉरी रतन अंकल, वो क्या है ना, आप कस्टमर से बहस बहुत करते हो, बिल्कुल वकीलों की तरह। अच्छा वो सब छोड़िए, याद से आज शाम तक जिम में ताज़ा सब्जियां भिजवा देना मास्टर के लिए। रतन अंकल की आंखों में मास्टर का नाम सुनते ही एक हल्की सी चिंता उभरी, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे छिपा लिया। हंसते हुए अपने खुरदरे हाथ से उसे जाओ जाओ का इशारा करते हुए कहा, ठीक है, तो चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए पहले से ही सबसे अच्छी और ताज़ी सब्जियां अलग टोकरी में निकाल कर रखती हैं। और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी दी हैं मेरी तरफ से, ताकि तू इन्हें खाकर जल्दी से थोड़ी बड़ी और ताकतवर हो जाए और अपने उस बीमार मास्टर की कुछ मदद कर पाए उस खूनी अरीना में।
थैंक यू अंकल, यू आर द बेस्ट, बाय। तारा हाथ हिलाते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। रतन अंकल ने अपना हाथ उठाया कुछ पूछने के लिए। तारा बेटा, तुम्हारे पीछे पीछे जो ये काला कोट पहने हुए लड़का आ रहा है, ये कौन है? लेकिन तारा तब तक आगे निकल चुकी थी। रतन अंकल ने ध्रुवांश की उस रहस्यमयी हुडी वाली परछाई को देखा और फिर वापस अपने काम में लग गए। ध्रुवांश चुपचाप अपने दोनों हाथ जेब में डाले तारा के पीछे पीछे चला जा रहा था। उसे ये अपनापन, ये बिना किसी स्वार्थ की चिंता बहुत अच्छी लग रही थी। तारा राह चलती एक माठी टेकती हुई बूढ़ी औरत को देखकर प्यार से मुस्कुराई। कैसी हो दादी, दवा लिया आपने? बूढ़ी दादी ने कांपते हाथों से प्यार से तारा के सिर पर हाथ फेरा और उसे दुआएं दी। ऐसे ही कई लोगों की मुस्कुराहटें बटोरते हुए वो एक छोटी सी जर्जर हार्डवेयर और औजारों की रिपेयरिंग वाली दुकान के आगे जाकर रुके। दुकान के बाहर लोहे का कबाड़ पड़ा था। तारा ने वहां वेल्डिंग मशीन पर झुके हुए एक थके हरे आदमी को देखते हुए कहा, नीलम अंकल, कैसी हो? वो आदमी नीलम अपने हाथ से वेल्डिंग गन हटाकर अपनी आंखों से प्रोटेक्टिव चश्मा ऊपर करता है। उसके चेहरे पर कालिख लगी थी और एक भयानक थकान थी, लेकिन तारा को देखते ही उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। अरे तारा बेटा, तुम यहाँ? मैं तो ठीक हूँ, नीलम ने गंदे कपड़े से अपना पसीना पोंछते हुए पूछा। तुम बताओ कैसी हो? और तुम्हारे मास्टर कैसे हैं अब? उनका वो पीठ का दर्द कम हुआ? ये सुनते ही तारा की वो चहकती हुई मुस्कान एक पल के लिए टूट गई। उसकी आंखों में एक छिपा हुआ दर्द उभरा, लेकिन उसने तुरंत उसे एक झूठी स्माइल के पीछे छुपा लिया। सब ठीक है अंकल, मास्टर अब बहुत बेहतर हैं। तारा ने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा, बस मैं ये कहने आई थी कि आप शानवी को कल सुबह हमारी जिम यानी अकेडमी में प्रैक्टिस के लिए भेज देना। ये नाम सुनते ही नीलम का चेहरा एकदम से लटक गया। उसकी आंखों में एक शर्मिंदगी और बेबसी छा गई। उसने अपने दोनों खुरदुरे हाथ जोड़ लिए। मैंने उस लड़की को बहुत समझाया तारा। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे मास्टर की हम गरीबों पर कितने बड़े एहसान हैं। जब मेरी पत्नी बीमार थी तो उन्होंने ही अस्पताल का खर्चा उठाया था। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे मास्टर इस शहर के सबसे अच्छे ट्रेनर हैं, लेकिन वो मानती ही नहीं। वो कहती है कि तुम्हारी जिम का अब कोई फ्यूचर नहीं है। वहां रहकर वो जिंदगी भर इसी स्लम में सड़ती रह जाएगी। नीलम की आंखों से आंसू छलकने वाले थे। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं गरीब बाप हूँ। मैं अपनी बेटी के सपनों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो सिंह फैमिली की एकेडमी में जाना चाहती है। उनका टेस्ट क्लियर करके वो अमीर बनना चाहती है। तारा के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। जिस मास्टर ने इस बस्ती के लिए अपना शरीर दांव पर लगा दिया, आज उसी बस्ती के लोग उनका जिम छोड़कर सिंह फैमिली के पास जा रहे थे। लेकिन तारा ने अपने आंसू आंखों में ही रोक लिए। उसने एक बहुत ही चौड़ी लेकिन खोखली और झूठी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं अंकल, शानवी का टैलेंट बहुत अच्छा है, मैं समझ सकती हूँ। उसे जहाँ जाना है वो जा सकती है। तारा झटके से मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से तेजी से आगे बढ़ गई। ध्रुवांश अपनी जगह पर खड़ा था। उसने इस पूरी बातचीत को, तारा के उस टूटते हुए दिल को और नीलम की उस बेबसी को बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया था। ध्रुवांश ने अपनी मुट्ठी को हुडी की जेब के अंदर जोर से भींच लिया। वो इन गरीबों की बेबसी समझ रहा था और साथ ही उसे सिंह फैमिली के उस खौफनाक वर्चस्व का अंदाजा भी हो रहा था जिसने इंसानों से उनकी वफादारी तक छीन ली थी। आखिरकार वो गरीब बस्ती की वो घुमावदार अंधेरी सीढ़ियां चढ़कर बाहर की ओर यानी उस अमीरों की दुनिया के एम्बर सिटी के मेन अपर एरिया में निकल आए। एम्बर सिटी का मेन स्क्वायर अंधेरे से अचानक एक अंधी कर देने वाली चकाचौंध। तारा और ध्रुवांश अब एम्बर सिटी की उन चौड़ी शीशे की तरह साफ और चमकदार रोड साइड पर चल रहे थे। यहाँ की हवा में एक परफ्यूम और मैना स्पिरिचुअल एनर्जी की महक थी। सड़कों पर एक से एक महंगी कार्स और हाईटेक जादुई गाड़ियां हवा को चीरते हुए निकल रही थीं। उनके अगल बगल खड़ी गगनचुंबी इमारतों पर 50-50 फुट बड़ी 3D होलोग्राफिक स्क्रीन्स हवा में तैर रही थीं, जिन पर महंगे हथियारों के विज्ञापन और न्यूज चल रहे थे। तभी तारा के कदम अचानक रुक गए। उसने अपना सिर उठाकर ऊपर एक बहुत ही विशाल लाल रंग से चमकती हुई स्क्रीन की ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गई। ध्रुवांश ने भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए उसी ओर देखा। वहां उस विशाल स्क्रीन पर बड़े बड़े खूनी अक्षरों में लिखा था, द ग्रैंड हंटर चैंपियनशिप। उसके ठीक नीचे एक बहुत ही खतरनाक डिजिटल काउंटडाउन क्लॉक टिक टिक कर रही थी, जो बता रही थी कि टूर्नामेंट बहुत करीब है। न्यूज चैनल पर एक बहुत ही लाउड, एनर्जी से भरा हुआ और एग्रेसिव अनाउंसर नए व्यूअर्स और कम जानकार लोगों के लिए उस टूर्नामेंट का फॉर्मेट और रूल्स अपडेट करके चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। ध्रुवांश ने अपने होठ को हल्का सा पीछे किया और बहुत ही तेज और फोकस नजरों से देखने लगा। उसे ये सारे रूल्स अपने दिमाग में फीड करने थे।
अनाउंसर की गूंजती आवाज, ध्यान से सुनिए एम्बर सिटी के हंटर्स, चैंपियनशिप के रूल्स इस बार भी बहुत सिंपल लेकिन खौफनाक हैं। हर एकेडमी और जिम को रजिस्ट्रेशन के लिए अगले 3 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा। वक्त हाथ से निकला जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि कम से कम उस एकेडमी के पास 4 स्टूडेंट और 1 मास्टर होना अनिवार्य है। बिना 4 स्टूडेंट्स के कोई भी एकेडमी अरीना में कदम नहीं रख सकती। एक टीम में स्टूडेंट्स की गिनती 6 तक हो सकती है और जीतने के लिए असली परफेक्ट नंबर भी 6 ही है। ध्रुवांश ने तारा की तरफ देखा। तारा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनके पास 4 तो छोड़ो, तारा को मिलाकर सिर्फ 1 ही स्टूडेंट था। अनाउंसर अपनी खूंखार आवाज में आगे बोलता रहा, कम स्टूडेंट 4 या 5 वाली एकेडमीज को हर राउंड में एक भारी पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। इसका मतलब है उनके कम स्टूडेंट्स को सामने वाली 6 स्टूडेंट्स की पूरी टीम को मैच करने के लिए एक ही राउंड में 1 से ज्यादा बार अरीना में उतरकर लड़ना पड़ सकता है, वो भी बिना किसी रेस्ट के। ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ें, यानी अगर कोई स्टूडेंट कम है तो बाकी के स्टूडेंट्स को अपनी जान पर खेलकर डबल फाइट्स लड़नी होंगी। ये कोई टूर्नामेंट नहीं, ये तो कत्लेआम का इनविटेशन है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अनाउंसर ने स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाते हुए कहा, 2 एकेडमीज के बीच टोटल 6 राउंड यानी 6 1v1 फाइट्स होते हैं। हर जीत पर टीम को 1 पॉइंट मिलता है और इस तरह शहर की सभी एकेडमीज से लीग मैचेस लड़ने के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट वाली टॉप 2 टीम्स आगे फाइनल्स में जाती हैं। और आखिर में जो सबसे खौफनाक, सबसे जानलेवा और सबसे रक्तपात वाला राउंड होता है, वो स्टूडेंट्स के बीच नहीं बल्कि उन दोनों फाइनलिस्ट एकेडमीज के मास्टर्स के बीच होता है। इसे कहते हैं द मास्टर डेथ मैच। स्क्रीन पर पुराने मास्टर डेथ मैचेस के खून से सने हुए विजुअल्स फ्लैश हुए, जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। याद रखिएगा, अनाउंसर की आवाज गूंजी, इस टूर्नामेंट में फेयरनेस या दया जैसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर सामने वाला स्टूडेंट एक हीरो लेवल का हंटर है और दूसरा स्टूडेंट एक कमजोर लो रैंक हंटर है, तो भी वो मैच होकर रहेगा। कोई रूल्स उन्हें नहीं बचाएंगे। यहां सिर्फ आपकी पावर नहीं, आपकी फाइटिंग स्किल और मौत को चकमा देने वाली टेक्निक भी मैटर करती है। और तभी स्क्रीन के नीचे एक बहुत ही खतरनाक रूल लाल अक्षरों में ब्लिंक करने लगा। मास्टर का लेवल कम से कम हीरो लेवल और ज्यादा से ज्यादा हाई लॉर्ड लेवल ही होना चाहिए। एम्परर अलाउड नहीं है। ध्रुवांश ने यह सब कुछ अपने फोटोग्राफिक दिमाग में फीड कर लिया। अनाउंसर ने अपनी आवाज को सबसे ऊंचे पिच पर ले जाते हुए चिल्लाकर कहा, और अब बात करते हैं उन मॉन्स्टर्स की जो अभी के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जो पिछले लगातार 5 सालों से इस अरीना की जमीन पर अपना राज कायम किए हुए हैं, जिनके सामने बड़े बड़े मास्टर्स पानी भरते हैं। वो हैं सिंह फैमिली की एकेडमी। स्क्रीन पर सिंह फैमिली का वो खौफनाक शेर वाला लोगो आग की लपटों के साथ स्क्रीन पर उभरा। ध्रुवांश ने जैसे ही वो लोगो देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ये सिंह फैमिली का बड़ा बेटा कोई और नहीं बल्कि लेडी एम्परर आर्ना का पिता था। और अगर रिश्तों की उस खुबनी किताब को खोला जाए तो वो इंसान ध्रुवांश की मां का भाई, यानी रिश्ते में ध्रुवांश का सगा मामा था। सिंह फैमिली की जड़ें बहुत गहरी और सड़ी हुई थीं। इस फैमिली में 2 साक्षात दानव ग्रैंड मास्टर भाई थे। छोटा भाई जो ध्रुवांश के छोटे नाना थे, जो पूरे सुप्रीम हंटर ऑर्गेनाइजेशन को चलाते थे। वहीं बड़े भाई ध्रुवांश के बड़े नाना, वो इस पूरी सिंह फैमिली के हेड थे। और उसी बड़े नाना के 2 बेटे थे। छोटे वाला मैजिकल वेपन की मार्केट को कंट्रोल करता था और अपने बड़े भाई से पैसों के मामले में आगे था। लेकिन बड़ा बेटा यानी आर्ना का पिता, वो इस अजय चैंपियनशिप की विनर एकेडमी का मास्टर था। उसकी एकेडमी से आने वाली इनकम भले ही फैमिली के हथियार बिजनेस से कम थी, लेकिन उसका नाम, उसका रुतबा और शहर में उसका खौफ बहुत बड़ा था। इतना ही नहीं, आर्ना के पिता सिंह फैमिली की पूरी यंग जनरेशन में सिर्फ वो इकलौता ऐसा जीनियस था जिसने अपनी फैमिली की उस श्रापित और वर्जित तकनीक फ्रोजन वोटेक्स को बहुत ही कम उम्र में 4th स्टेज तक मास्टर कर लिया था। उसके अलावा उस फैमिली का कोई भी नया मेंबर उस जमा देने वाली तकनीक के 2 स्टेज से आगे जिंदा नहीं बच पाया था। हालांकि उन दोनों बूढ़े एल्डर्स यानी ग्रैंड मास्टर्स में से बड़े भाई ने उसे 6 स्टेज पूरी तरह से सीख लिया था। वहीं छोटे भाई हंटर ऑर्गेनाइजेशन वाले ने अभी सिर्फ 5 स्टेज ही सीखे थे। ध्रुवांश की आंखों में एक बेहद खौफनाक और बर्फीली नीली चमक दौड़ गई। बहुत खूब, अब ये गेम खेलने में बहुत मजा आएगा।
ध्रुवांश अभी भी बहुत ही शांत लेकिन एक मौत जैसे सीरियस चेहरे के साथ उस चैंपियनशिप की डिटेल्स को स्क्रीन पर घूर रहा था। तारा ने ध्रुवांश को ऐसे बुत की तरह बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूरता हुआ देखा। उसे लगा ध्रुवांश डर गया है। क्या हुआ हाईलॉर्ड साहब? तारा ने एक ताना मारते हुए और जोर से हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में वो गली वाली टपोरी वाइब वापस आ गई थी। अब हवा टाइट हुई ना? अब आपको समझ आया होगा कि आपने हमारे उस खंडल जैसे जिम की मदद करने का वादा करके जोश जोश में कितनी बड़ी जल्दबाजी और बेवकूफी कर दी है। सिर्फ 30 दिन के अंदर एक टूटी हुई मरी हुई एकेडमी को दोबारा खड़ा करके सिंह फैमिली जैसे उन दानवों के खिलाफ चैंपियनशिप लड़ना नामुमकिन है। तुम मारे जाओगे। ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी खामोशी से वहां स्क्रीन पर लिखी टूर्नामेंट की डेट को घूर रहा था। तारा जोर जोर से हंसने लगी। उसने ध्रुवांश के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा, उड़ गए ना सारे होश? क्या हुआ? तुम्हारे वो बड़े बड़े वादे कहां गए? 30 दिन बहुत कम लग रहे हैं ना इस नामुमकिन काम के लिए? तभी ध्रुवांश ने बहुत ही स्लो मोशन में धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर तारा की आंखों में देखा। ध्रुवांश के चेहरे पर डर नाम की चीज का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी, खतरनाक और हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट स्माइल थी। एक ऐसी स्माइल जो सामने वाले को अंदर तक कपा दे। नहीं, ध्रुवांश ने अपनी जेबों में हाथ डाले हुए एक बहुत ही कैजुअल और ठंडी टोन में कहा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि 30 दिन कुछ ज्यादा नहीं है। इतना लंबा वेट कौन करेगा यार? मुझे तो अभी इसी वक्त जाकर उनके जिम में घुसकर उन्हें पीटना है। ये सुनते ही तारा की वो जोरदार हंसी हवा में कहीं गायब हो गई। उसका मुंह आधा खुला रह गया। उसने ध्रुवांश को बहुत ही अजीब नजरों से घूरते हुए मन ही मन खुद से कहा, ये इंसान सच में पागल है क्या? या फिर इसको बस बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की कोई पुरानी बीमारी है? 30 दिन तो खुद सिंह फैमिली जैसे मॉन्स्टर्स के लिए भी तैयारी करने को कम पड़ जाएंगे, और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ज्यादा है। इसे अपनी मौत का जरा भी डर नहीं है। तारा ने अपना माथा पीट लिया। उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली और ध्रुवांश को एक बहुत बड़ा कड़वा रियलिटी चेक देते हुए कहा, हे भगवान, लगता है तुम अभी अभी अनाउंसर का बताया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट रूल भूल रहे हो मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंट। अभी रजिस्ट्रेशन की विंडो बंद होने में बस 3 दिन बाकी हैं, और अगर तुम मुझे भी एक फाइटर के रूप में गिन लो तो भी हमारी एकेडमी को टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करवाने के लिए हमें अभी भी 3 और स्टूडेंट्स की सख्त जरूरत है। कम से कम 4 तो चाहिए ना, और हमारे पास एक कुत्ता तक नहीं है स्टूडेंट के नाम पर। तारा हांफने लगी। ये सुनकर ध्रुवांश के चेहरे की वो स्माइल बिल्कुल कम नहीं हुई। उसने बहुत ही आराम से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये थोड़ी सी परेशान करने वाली बात जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं, रिलैक्स। इस छोटी सी प्रॉब्लम को मैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दूंगा। अभी के लिए इस फालतू टेंशन को छोड़ो। हमें सबसे पहले एक बहुत ही खास मेडिकल हर्ब की शॉप पर जाना है। ये आसानी से सॉल्व कर दूंगा वाली बात सुनकर तारा का दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन जब उसने हर्ब शॉप का नाम सुना तो उसने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, मेडिकल हर्ब की शॉप पर? भला वो क्यों? मास्टर की दवा तो कल ही आ गई थी। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए एक रहस्यमयी अंदाज में कहा, जल्द ही पता लग जाएगा, चलो रास्ता दिखाओ। वो दोनों मुड़कर आगे ही बढ़ने वाले थे कि तभी तारा की नजर फिर से उसी बड़ी सी होलोग्राफिक 3D स्क्रीन पर गई। और इस बार चमत्कार हो गया। तारा के चेहरे का वो सीरियस, थका हुआ, चिड़चिड़ा और गुस्से वाला लुक अचानक से 1 सेकंड में गायब हो गया। उसकी थकी हुई आंखों में एक जादुई चमक आ गई। उसके गाल खुशी से लाल हो गए और वो बिल्कुल एक 5 साल के छोटे बच्चे की तरह खुशी से उछलते हुए स्माइल करने लगी। ये पहली बार था जब ध्रुवांश ने इस बेचारी, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी चिड़चिड़ी लड़की को इस तरह दिल खोलकर मुस्कुराते हुए देखा था। पहली बार ध्रुवांश को लगा कि हाँ, ये सच में अभी एक नादान बच्ची ही तो है जिसे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा है। ध्रुवांश भी हल्की सी स्माइल करते हुए वापस उस स्क्रीन की ओर देखने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो इस लड़की को इतना ज्यादा खुश कर रहा है। स्क्रीन पर अब न्यूज हट चुकी थी और किसी बहुत ही बड़ी नई ब्लॉकबस्टर मूवी का एक बहुत ही धमाकेदार, रोंगटे खड़े कर देने वाला और हाइप से भरा हुआ ट्रेलर चल रहा था। ट्रेलर में हैवी रॉक म्यूजिक बज रहा था। मूवी का नाम बड़े बड़े जलते हुए सुनहरे अक्षरों में स्क्रीन को फाड़ते हुए सामने आया, द फाइनल एम्परर्स। ध्रुवांश ने उस तारा के चमकते हुए चेहरे को देखते हुए मजाक में कहा, ऐसा भी क्या है इस मूवी में जो तुम इतना खुश हो रही हो? क्या इसका हीरो तुम्हें बहुत पसंद है? कोई रोमांटिक मूवी है क्या? ये सुनकर तारा ने एक्साइटमेंट से अपने दोनों हाथ गालों पर रखते हुए ब्लश करते हुए तेज आवाज में कहा, रोमांटिक? पागल हो, ये एक एपिक एक्शन मूवी है। और हाँ, इस मूवी में इस देश के कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स एक साथ काम कर रहे हैं और इसका जो लीडिंग एक्टर है
RR ऋषिराज, वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है, उफ। तारा ने एक लंबी सांस ली और फिर अचानक बहुत सीरियस और प्राउड होते हुए बोली, लेकिन ये मूवी सिर्फ उस एक्टर की वजह से नहीं, बल्कि ये मूवी असल में जिनके ऊपर बनी है उनकी वजह से पसंद है। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये सुनकर ध्रुवांश ने वापस स्क्रीन की ओर देखा। ट्रेलर में 5 कैरेक्टर्स को बहुत ही हीरोइक तरीके से आग और बर्फ के तूफान के बीच खड़ा हुआ मेन दिखाया जा रहा था, और जैसे ही ध्रुवांश ने उन किरदारों के नाम और उनकी पावर्स देखी, ध्रुवांश का दिमाग भन्ना गया। उसे वो सब कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लगा। तभी तारा ने अपना सीना तानकर बहुत ही प्राउड होते हुए कहा, तुम्हें शायद नहीं पता होगा क्योंकि तुम बहुत बोरिंग और बिना दुनियादारी वाले इंसान हो। ये मूवी ड्रैकमोरा कॉन्टिनेंट के DH लैंड के उन असली और लेजेंडरी एम्परर सक्सेसर्स के ऊपर बनी है। ये उनकी रियल स्ट्रगल और जीत की स्टोरी है। ये सुनते ही ध्रुवांश को अपनी ही सांस का फंदा लग गया। वो जोर जोर से बुरी तरह खांसने लगा। उसका सीना खांसते खांसते ऊपर नीचे होने लगा। क्या 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 कहा तुमने? ध्रुवांश ने अपनी छाती पीटते हुए आंखें फाड़कर एक सदमे भरी आवाज में पूछा। ये मूवी मुझ पर हाँ, मतलब है DH लैंड के उन एम्परर सक्सेसर्स पर बनी है? मतलब सच में? तारा ने बहुत जोर से हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अभी भी सितारे चमक रहे थे और एक बहुत ही पागल डाई हार्ड फैन गर्ल वाली स्माइल के साथ खुशी से बोली, हाँ यार, और पता है मुझे उन सब 5 लेजेंडरी एम्परर सक्सेसर्स में से सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मेरा फेवरेट कौन है? तारा ने चिल्लाकर नाम लिया, ध्रुवांश। बूम! ध्रुवांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका खुद का नाम कोई और उसके ठीक मुंह पर एक सुपरस्टार की तरह ले रहा था। तारा पूरी तरह से अपने ख्वाबों और फैन गर्ल वाली दुनिया में खोते हुए हवा में हाथ हिलाते हुए बोली, वो कितना हैंडसम, कितना डेंजरस और सुपर कूल है यार। मैंने सुना है उसके पास इतनी कम उम्र में ही फायर एलिमेंट और वो खौफनाक नीली आग वाली पावर आ गई है। और सबसे बड़ी बात, ऊपर से वो कोई रॉयल खून या किसी बड़ी फैमिली का नहीं है। वो हमारे जैसे ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से उठकर अपनी मेहनत से आज हाई लॉर्ड बना है। उसने सबको गलत साबित किया। इसलिए वो ध्रुवांश सिर्फ एक फाइटर नहीं, वो मेरा सबसे बड़ा आइडल है। मैं उसके जैसी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर असली ध्रुवांश, जो उसके ठीक बगल में एक फटे हुए हुडी में खड़ा था, वो अपनी अंदर की हंसी को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, वो तुम्हारा आइडल है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो ध्रुवांश बहुत हैंडसम है? क्या तुमने उस महान इंसान को असली में अपनी इन आंखों से कभी देखा है? ये असली में देखा है वाला सवाल सुनकर तारा ने गुस्से से अपना मुंह फुला लिया। उसने ध्रुवांश को एक इग्नोरेंट इडियट की तरह घूरते हुए बोली, नहीं, मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना बहुत है लोगों से कि वो बहुत डैशिंग और हैंडसम है। मैंने इंटरनेट पर, डार्क वेब पर उसकी पिक ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, महीनों तक, लेकिन किसी भी रॉयल हंटर या एम्परर सक्सेसर्स की असली पिक हंटर ऑर्गेनाइजेशन वाले सोशल मीडिया पर कभी लीक नहीं होने देते। उनकी प्राइवेसी लॉक्स बहुत स्ट्रांग हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड हंटर न्यूज़ वाले भी यहाँ इन बड़ी स्क्रीन्स पर उनका असली चेहरा कभी नहीं दिखाते, सिर्फ उनका नाम और रैंक दिखाते हैं। तारा ने उदास होकर आगे बताया, यहाँ अंडर वैली में कुछ हिडन FM चैनल्स चलते हैं अंडरग्राउंड, बस उन्हीं से मुझे ये सारी इनसाइड न्यूज़ सुनने को मिलती है। इसलिए सच कहूँ तो मैंने आज तक असली ध्रुवांश का चेहरा कभी नहीं देखा है। मुझे नहीं पता वो दिखता कैसा है। ये पूरी बात सुनकर ध्रुवांश ने मन ही मन एक बहुत ही गहरी, लंबी और राहत से भरी सांस ली। शुक्र है, ध्रुवांश ने अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा। अच्छा हुआ मैंने मूनलाइट से निकलते वक्त कबीर से कहकर DH लैंड की वो एकदम सॉलिड फेक ID बनवा लिया था, और अच्छा हुआ मैंने इस तारा और इसके मास्टर को अपना असली नाम नहीं बताया। मुझे जहां तक पता है, हंटर ऑर्गेनाइजेशन के वो ग्रैंड मास्टर्स और एल्डर्स के सिवाय इस पूरे वर्क खजान कॉन्टिनेंट की आम पब्लिक में से कोई भी मेरा असली चेहरा नहीं पहचानता। मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी यहाँ बिल्कुल सेफ है। ये सोचते हुए ध्रुवांश रिलैक्स हुआ। उसने बहुत ही कैजुअल और नॉर्मल टोन में पूछा, तो क्या तुम ये मूवी देखने जाने वाली हो? ट्रेलर में लिखा है कि ये तो शायद कल ही रिलीज होने वाली है यहाँ के बड़े थिएटर्स में। ये सुनते ही तारा के चेहरे का वो सारा एक्साइटमेंट, वो सारी खुशी एक सेकंड में उदास राख में बदल गई। उसने ना में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। उसने कड़वी हंसी के साथ कहा, तुम पागल हो क्या? ये मूवी एम्बर सिटी के सबसे बड़े, सबसे लग्जरी और एक्सपेंसिव 3D स्क्रीन्स वाले थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। वहां की एक टिकट की कीमत भी हमारे 1 महीने के राशन से ज्यादा है। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तारा ने गहरी आ भरी। अगर हमारे पास उतने फालतू पैसे होते ना, तो शायद हम अब तक अपनी टूटी हुई एकेडमी को रिवाइव कर चुके होते और मुझे सब्जियां उधार ना मांगनी पड़ती। ध्रुवांश का दिल हल्का सा पिन हुआ। उसने उस बिल्डिंग की स्क्रीन पर देखा। मूवी के वो 5 कैरेक्टर्स ध्रुवांश, कबीर, माही, अनिकेत, विवेक ट्रेलर के एंड में बहुत ही हीरोइक पोज में एक चट्टान पर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ध्रुवांश ने तारा के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा।
उसने कुछ नहीं कहा, बस एक बहुत ही गर्मजोशी वाली स्माइल दी और उसे आगे चलने का इशारा किया। लेकिन उस एक सेकंड में ध्रुवांश ने अपने मन ही मन एक बहुत ही पक्का फैसला कर लिया था कि वो इस गरीब, जिम्मेदारियों से टूटी हुई और अपनी सबसे बड़ी फैन गर्ल को ये मूवी दुनिया के सबसे बेस्ट थिएटर में जरूर दिखाएगा, चाहे उसे इसके लिए पूरा थिएटर ही क्यों न खरीदना पड़े। एम्बर सिटी का सबसे अमीर मेडिकल मार्केट, सोने की परत चढ़ी इमारतें, कांच के जादुई शोकेस और चमकते हुए क्रिस्टल्स। तारा ध्रुवांश को लेकर एम्बर सिटी के एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले और चकाचौंध भरे एरिया में आई। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल मार्केट था। यहाँ की सड़क के दोनों तरफ बहुत ही शानदार महल जैसी महंगी जादुई दुकानें थीं, जिनकी खिड़कियों से रंग बिरंगे स्पिरिचुअल एनर्जी की चमक बाहर आ रही थी। और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं अमीर दुकानों के बाहर फुटपाथ पर भी कई गरीब और लोकल लोगों ने अपनी छोटी छोटी फटी हुई चटाइयों पर छोटी छोटी दुकानें या स्टॉल्स लगा रखे थे। अमीर और गरीब का ये कॉम्बिनेशन बहुत अजीब था। तारा ने ध्रुवांश को समझाते हुए कहा, ये एम्बर सिटी का मेन मेडिकल मार्केट है। यहाँ ई रैंक के डीमन क्रिस्टल्स से लेकर दुनिया के सबसे रेयर मैजिकल हर्ब्स और हीलिंग स्टोन्स मिलते हैं। तारा ने उन बड़ी दुकानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन उन बड़ी कांच वाली दुकानों के अंदर ये सब बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है। मेरे मास्टर हमेशा यहीं बाहर इन फुटपाथ वाली दुकानों से ही अपने लिए हर्ब्स खरीदते हैं। यहाँ के लोकल लोग काफ़ी सस्ती कीमत पर जड़ी बूटियाँ दे देते हैं। ध्रुवांश ने बिना कुछ बोले उन फुटपाथ की छोटी दुकानों और स्टॉल्स पर अपनी नज़र दौड़ाई। ध्रुवांश ने अपनी उस खौफनाक डेविल आई को एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी आंखें लाल हों और किसी पावरफुल हंटर को उस पर शक हो जाए। लेकिन उसने सिर्फ अपनी उस गॉड रुद्रा वाली इनर सेंसिंग पावर का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आंखें नॉर्मल नीली की नीली ही रहीं। चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन ध्रुवांश की उस जादुई और पारखी नज़र से दुनिया का कोई भी झूठ छुप नहीं सकता था। वो वहां मौजूद लोगों की छिपी हुई पावर और उन फुटपाथ पर बिक रही हर एक हर्ब की असली क्वालिटी, स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल और उसकी उम्र को हवा में ही साफ साफ महसूस कर पा रहा था। ध्रुवांश ने बस एक नज़र में उस पूरे फुटपाथ को स्कैन कर लिया और मन ही मन कहा, यह सब प्योर कचरा है। उसकी नज़रें उस स्टॉल्स को चीर रही थीं। उसने देखा कि बाहर की इन दुकानों पर बिकने वाली ज़्यादातर हर्ब्स बिल्कुल नकली थीं। कुछ ऐसी आम जंगली घास और खरपतवार थी जो दिखने में हूबहू किसी मैजिकल हर्ब जैसी लगती थी, और ये धोखेबाज दुकानदार उन पर हल्का सा हरा रंग और आर्टिफिशियल स्पिरिचुअल एनर्जी स्प्रे करके उसे मैजिकल बताकर बेच रहे थे। वहीं कुछ लोगों के पास असली माल भी था, लेकिन वो सब पूरी तरह से डिफेक्टिव था। कुछ जड़ी बूटियां जिन्हें ताज़ा और हरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वो अंदर से पूरी तरह सूख चुकी थीं। कुछ अंदर से सड़ गई थीं, क्योंकि दुकानदार उन्हें ताज़ा दिखाने के लिए बार बार उन पर सिर्फ पानी छिड़क रहे थे, जिससे उनका सेलुलर स्ट्रक्चर टूट गया था। कुछ जड़ी बूटियों के अंदर का नेचुरल मैजिक पूरी तरह मर चुका था। ये सब देखकर ध्रुवांश तुरंत समझ गया कि इस सड़े हुए कचरे को खाकर तो किसी की भी हड्डियां मजबूत होने की बजाय और कमजोर ही होंगी। अब मुझे समझ आया कि उस मास्टर का दर्द इतने सालों से कम क्यों नहीं हो रहा है, और ये तारा अभी तक इतनी कमजोर क्यों है। तारा और इसके मास्टर को जो प्योर ताकत चाहिए, वो यहां इस फुटपाथ के कचरे में कभी नहीं मिलेगी। ध्रुवांश ने चारों तरफ देखा और उसकी नजरें मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच बनी एक बहुत ही विशाल सोने और बुलेट प्रूफ मैजिकल कांच से सजी हुई एक आलीशान दुकान पर जाकर रुक गईं। उस दुकान से एक बहुत ही हाई लेवल का प्योर हीलिंग ऑरा बाहर आ रहा था। ध्रुवांश ने अपनी उंगली से उस दुकान की तरफ पॉइंट करते हुए एक बहुत ही अथॉरिटेटिव टोन में कहा, तारा, हमें वहां उस दुकान के अंदर जाना है। ये उस दुकान के अंदर सुनते ही तारा के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो घबरा कर हड़बड़ाते हुए ध्रुवांश का हाथ खींचते हुए बोली, क्या पागल हो गए हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरे एम्बर सिटी की सबसे महंगी और वीआईपी शॉप है। वहां सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लोग और बड़े बड़े एम्परर लेवल के हंटर्स ही चाहते हैं। वहां की एक हर्ब हमारे पूरे जिम की कीमत से ज्यादा महंगी होगी, और वैसे भी वो हमारे इन कपड़ों को देखकर हमें अंदर घुसने भी नहीं देंगे। ध्रुवांश ने तारा के हाथ को बहुत ही आराम से छुड़ाया और बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसे वजन के साथ कहा जिसे टाला ना जा सके, चलो मेरे साथ। हमें जो असली माल चाहिए वो वहीं मिलेगा। फुटपाथ पर सिर्फ मौत बिक रही है। तारा बार बार अपना सर हिलाकर मना कर रही थी, लेकिन ध्रुवांश की उस जबरदस्त जिद और उसके उस ऑरा को देखकर उसे ना चाहते हुए भी डरते डरते उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। तारा ने मुंह बनाते हुए मन ही मन कहा,
कोई बात नहीं, चलो अभी बहुत किंग बन रहा है ना, जब वहां के प्राइस टैग और चीजों के रेट सुनोगे ना मिस्टर कॉन्फिडेंट, तो उल्टे पैर खुद ही दौड़कर बाहर आ जाओगे। तब पता चलेगा कि अमीरी क्या होती है। वो दोनों सड़क पार करके उस आलीशान दुकान के विशाल ऑटोमेटिक जादुई शीशे वाले मेन गेट के पास पहुंचे। गेट पर एक बहुत ही लंबा चौड़ा 6 फुट 5 इंच का कस्टम मेड ब्लैक सूट पहने एक सिक्योरिटी गार्ड सीना तान कर खड़ा हुआ था। उस गार्ड की बॉडी से हाई रैंक का ऑरा निकल रहा था। अभी अभी उनके सामने ही एक 40 साल के बहुत ही अमीर सोने की चेन पहने हीरो लेवल के हंटर को आते देख उस गार्ड ने बहुत ही इज्जत से 90 डिग्री झुककर ग्रीट किया और एक बटन दबाकर उसके लिए वो भारी दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश और तारा अपने उन धूल से सने फटे पुराने और सस्ते स्लम वाले कपड़ों में उस गेट के पास पहुंचे, उस गार्ड ने बटन दबाकर दरवाजा खोलने की बजाय अपना भारी हाथ आगे बढ़ाया और उनके बिल्कुल सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। गार्ड ने उन्हें बहुत ही नीची, सख्त और घिनौनी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में प्योर डिस्गस्ट थी। उसने बहुत ही बदतमीजी और भारी आवाज में कहा, ओए, क्या चाहिए तुम लोगों को यहाँ भिखारियों? तुम्हें पता है ना, ये जगह तुम जैसे सड़क छापों और स्लम के कीड़ों के लिए नहीं है। क्या यहाँ अंडर एसी की ठंडी हवा खाने चले आए हो? निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं। ये सुनते ही ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक बर्फीला तूफान उठने लगा और वो उस गार्ड को बहुत ही ठंडी और मौत वाली नजरों से घूरने लगा। वहीं तारा को भी अपनी सरेआम बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर का वो कमजोर हंटर ऑरा अनजाने में रिलीज होने लगा था। गार्ड को उसके छोटे और कमजोर ऑरा से कोई डर नहीं लगा, क्योंकि गार्ड खुद एक हाई रैंक का हंटर था जो तारा से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन वो गार्ड यहां मेन गेट पर लड़ाई करके, कोई तमाशा खड़ा करके अपनी इस रॉयल दुकान का नाम खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस एम्बर सिटी का एक बहुत ही सख्त लॉ था कि किसी को भी सिर्फ उसके कपड़ों या गरीबी के आधार पर किसी भी पब्लिक शॉप में जाने से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई पुलिस बुला लेता तो गार्ड की नौकरी जा सकती थी। इसलिए गार्ड ने अपना रास्ता रोकने वाला हाथ नीचे कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक घमंड और एक ईविल स्माइल आ गई। अच्छा, तो तुम्हें जाना है अंदर? जोर से हंसते हुए, उनका सरेआम मजाक उड़ाते हुए गार्ड ने कहा, तो चलो चलो जल्दी अंदर जाओ। वैसे तो यहाँ की चीजों की कीमत तुम्हारी और तुम्हारी 7 पुश्तों की औकात से बाहर है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी सरेआम बेइज्जती करवानी ही है तो जाओ। जब अंदर सामान खरीद कर कैश काउंटर पर पैसे नहीं दे पाओगे ना, और मेरे बाउंसर तुम्हें धक्के मारकर तुम्हारे मुंह पर जूते मारकर बाहर निकालेंगे, तब तुम्हें अपनी असली औकात का सही पता चलेगा। जाओ, मरो अंदर। तारा का सर शर्म से झुक गया। वो वापस मुड़ने ही वाली थी। ये सब सुनकर ध्रुवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से अपने हाथ बाहर नहीं निकाले। उसने अपना हुड भी पीछे नहीं किया। वो बहुत ही शांति से एक शेर की तरह आगे बढ़ा। गार्ड ने अपने घमंड में ध्रुवांश के लिए वो भारी जादुई शीशे का दरवाजा अपने बटन से नहीं खोला। वो बस मजाक उड़ाने के लिए साइड में खड़ा हो गया कि देखता हूं ये भिखारी इस 500 किलो के जादुई शीशे को दरवाजे को खुद कैसे धकेल कर खोलता है। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश ने उस भारी शीशे के दरवाजे की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया, वूश, ध्रुवांश की रिलैक्स बॉडी से एक बहुत ही हिडन और इतना खौफनाक, भारी और जमा देने वाला ठंडा ऑरा निकला, जो हवा में किसी अदृश्य सुनामी लहर की तरह बिखर गया। वो ऑरा ध्रुवांश ने जानबूझकर बहुत ही हल्का, सिर्फ 0.01% रखा था, लेकिन वो हल्का ऑरा भी सामने के उस 500 किलो के जादुई शीशे के दरवाजे पर इतना भयानक प्रेशर डालने के लिए काफी था कि क्लिक क्रैक शरवैंक, वो भारी दरवाजा जिसे खोलने के लिए गार्ड को मशीन का बटन दबाना पड़ता था, वो अपने आप हवा के उस खौफनाक दबाव से बहुत ही जोर से किसी डरे हुए गुलाम की तरह ध्रुवांश के स्वागत के लिए पूरा का पूरा खुल गया। हवा में एक बर्फीली धुंध सी छा गई। ये नजारा इतना जादुई, इतना एपिक और खौफनाक था, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात स्वर्ग का कोई क्रूर देवता या अंधेरी दुनिया का कोई राजकुमार पधारा हो, जिसके स्वागत के लिए ये निर्जीव दरवाजे भी खुद ब खुद ढर कर खुल गए हों। ध्रुवांश अपनी जेबों में हाथ डाले हुए, बिना एक भी शब्द बोले, बहुत ही रॉयल, सुप्रीम और शांत अंदाज में उस खुली हुई दुकान के अंदर दाखिल हो गया। उसकी चाल में किसी एम्परर का रुतबा था। पीछे खड़ी तारा अपनी आंखें इतनी फाड़े हुए थी कि वो बाहर आ जाए। वो बस ध्रुवांश की उस पीठ को ही घोरे जा रही थी।
ये क्या था? तारा का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि ध्रुवांश ने बिना दरवाजे को छुए ये आखिर किया कैसे। लेकिन उसने जो भी किया था वो तारा के होश उड़ाने के लिए काफी था। तारा भी जल्दी से अपने कांपते हुए कदमों के साथ उसके पीछे पीछे अंदर भाग गई। वहीं गेट पर खड़ा वो घमंडी 6 फुट 5 इंच का गार्ड, उसकी हवा पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। उसके घुटने जेली की तरह कांप रहे थे। उसका चौड़ा सीना अब धौंकने की तरह चल रहा था और उसके माथे से पसीने की धार बह रही थी। कौन था ये लड़का? थर-थर कांपते हुए उसने पसीना पोंछकर एक डरी हुई आवाज में खुद से फुसफुसाते हुए कहा, इसने बिना छुए सिर्फ अपने प्रेजेंस से इस 500 किलो के शीशे के दरवाजे को खोल दिया। इसका ऑरा, वो ठंड, कहीं ये कोई बहुत बड़ा एम्परर लेवल या मास्टर तो नहीं था जो स्लम के भेस में बदल कर आया हुआ था। हे भगवान, कहीं मैंने अपने बड़बोलेपन में मौत को तो बुलावा नहीं दे दिया। अब उस गार्ड को ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी अपनी जान से हाथ धो सकता है। अब क्या होगा उस आलीशान और वीवीआईपी दुकान के अंदर? क्या ध्रुवांश को वो रे जड़ी बूटियां मिलेंगी जो उसे चाहिए? और सबसे बड़ा सस्पेंस, जब तारा को उस दुकान के अंदर ध्रुवांश की असली और अथाह अमीरी का पता चलेगा तो उस गरीब लड़की का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो बेहोश हो जाएगी? कहानी अब एक बहुत ही शानदार रुतबे और पावर फ्लेक्स वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है।